नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शाजिद थॉमस और बीटीवी इनसाइड न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे युवाओं के बढ़ते हुए नशे की लत के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. थवाइट जी और युवाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले युवा नेता तनवीर अहमद जी। नमस्कार, आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में स्वागत है। नशा करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि नशा नाश का कारण भी बन जाता है। नशे से संतुष्टि मिलने की गलतफहमी हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद यकीन हो जाता है कि शरीर के खास हिस्सों पर बुरा असर पड़ा है। अनाज को चट करने में जो काम घुन का होता है, वही भूमिका शरीर के मामले पर होती है नशे की। अपने शौक को पूरा करने की खातिर शौकीन लोगों के हजार तर्क हो सकते हैं, पर वे नुकसान की भरपाई करने में सफल नहीं हो सकते। नशाखोरी की आदत, नशा करने के कारण और इससे होने वाले नुकसानों को जान लेना भी जरूरी है। मानव शरीर को लेकर कई तरह की धारणाएं बनी हुई है। कहा जाता है कि पूर्व जन्मों के फलों के नतीजन इंसान को मानव जीवन प्राप्त होता है, इसलिए जोर दिया जाता है कि जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए जाने की। हालांकि काफी लोग इस सिद्धांत में काम कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो जिंदगी को नकारात्मक दिशा में ले जाने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग नशे को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। इसके लिए कई तरह की नशीली वस्तुओं का उपयोग करने का चलन बना हुआ है। बेशक शौकीनों को ऐसे तरीकों से क्षणिक संतुष्टि मिल तो जाती है, मगर इसके दुष्परिणाम का भी सामना करना पड़ता है। नशे के क्या दुष्परिणाम है और इसकी लत से बाहर निकालने के लिए कोरबा में ओएसटी सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसका जिम्मा पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. थवाइट पर है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से, आखिर नशा क्या होता है और लोग इससे क्यों जुड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। नशा जो है आदमी शुरू करता है पहले तो सिर्फ मजे के लिए, और एक बार जब वो मजे के लिए शुरू करता है, उसके बाद ये एक तरह से आदत बन जाती है। आदत क्या, मजबूरी बन जाती है। नशा शुरू कैसे करता है? दोस्त यार में घूमते फिरते में बिना काम के अगर कोई बैठा है, काम धंधा वाला तो आदमी जो है जल्दी से नशे में जो है जाता नहीं है। बेरोजगारी जैसे है, युवा है, या ये है कि स्कूल गए, स्कूल में जो है पीरियड खत्म हो गया तो अपने दोस्त यार के साथ में कहीं बैठ गए, दोस्त यार के साथ में घूमने चले गए, तो इसमें नशा दोस्त यार ही उनको उकसाते हैं इस बात के लिए कि हम ये नशा करते हैं, इसको लेके थोड़ा सा देख। और नशा शुरुआत ऐसी होती है, बिल्कुल छोटी चीज़ से नशे की शुरुआत होती है और उसके बाद नशा धीरे 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 बढ़ता जाता है। क्योंकि नशा एक, जो भी नशा करते हैं, नशा की एक क्वांटिटी, एक मात्रा लेने के बाद कुछ समय तक वो शरीर में काम करती है नशे के रूप में। उसके बाद जब उसका नशे का असर खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा लेने की इच्छा होती है। आज जो नशा कर रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन बाद उसको उससे ज़्यादा नशे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर जितना नशा ले रहा है उससे एकस्तम हो जाता है, उससे अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेता है। तो जितना नशा आज ले रहा है उससे उसको उतना मजा नहीं आता है 2, 4, 8 दिन, 15 दिन बाद। तो इस वजह से उसको नशे की मात्रा, नशे की क्वांटिटी लगातार बढ़ाती रहनी पड़ती है। फिर क्या है, नशा आदमी जैसे शुरू करता है, बच्चों को देखे होंगे आपने, बच्चे लोग स्टेशन के बाहर जो है रहते हैं और कहीं रहते हैं, तो वो जो है वो बोन फिक्स है, ये क्विक फिक्स है, इसको उन लोग सूंघते रहते हैं। तो ये शुरुआत है नशे की। जिनको कुछ नहीं मिलता है वो बहुत सस्ती चीज़ों में इनमें नशा शुरू होता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे नशा जो है, नशे इससे सूंघने वाली दवाई से गांजा भांग में आया, उसके बाद सिगरेट बीड़ी में आया, गुटखा में आया, फिर शराब में आया,
फिर जो है इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद LSD है और भी हेरोइन है, कई तरह के नशे हैं। आदमी ये अलग अलग स्टेज में, एक एक स्टेज में, ये करीब करीब सब लोग ऐसे ही हैं, ये एक एक स्टेज में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जी, तनवीर अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा नेता हैं, ये जो है युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे हम जानकारी चाहते हैं। अधिकांश जो युवा होते हैं तनवीर जी, वो जो है नशे के आगोश में युवावस्था में पहुंचते ही समा जाते हैं। आखिर इसके क्या वजह है? देखिए, युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां आदमी का मन बड़ा चंचल होता है और वो बहुत ही स्वच्छंद विचारधारा को लेकर चलने वाला होता है वो, और बहुत सारा कुछ करने की उसके मन में तमन्ना होती है। वो नशा संगत की वजह से हासिल करता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मजा के साथ इसकी शुरुआत होती है और इसके लोग फिर धीरे धीरे आदी बन जाते हैं, आदी बनने के बाद फिर गुलाम बन जाते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो कारण है आज के इस भारत के परिवेश में, युवाओं के बीच के लिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी हो गई है। शिक्षा का अगर उन्होंने शिक्षा का अर्जन सही ढंग से नहीं किया है और बेरोजगारी की समस्या उनके सामने अगर आ जाती है, घर का भी एक प्रेशर होता है कि आप खाली बैठ रहते हो, काम नहीं करते हो, दोस्त यारों के बीच में जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे एक कुंठाग्रस्त हो जाते हैं वो, और कुंठा के बाद फिर नशा की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है और गलत संगत के बीच वो पहुंच जाते हैं। और यहाँ से जो शुरुआत होती है युवाओं के बीच में नशे की, वो उन्हें गर्त में ले जाती है और उनका भविष्य पूरा खत्म कर देती है। जी, देखा जाए तो अधिकांश युवा जो है नशे के लिए जो है अपने माता पिता को परेशान करते हैं पैसों के लिए। जब उनको पैसा नहीं मिलता तो वो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। आखिर इस पे रोक कैसे लग पाएगा? देखिए, नशा तो अब गुलाम बना देता है आदमी को, और गुलाम जब बनता है आदमी तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसके लिए मान मर्यादा और माँ बाप की इज्जत से लेकर समाज की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। अब रहा सवाल, हमें इस बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता है कि हम युवाओं को और या नशा करने वाले लोगों को इस नशे की प्रवृत्ति से दूर कैसे करें। सरकार इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक संचालन कर रहे हैं सेंटर का। इस तरीके के सेंटरों की आवश्यकता और ज़्यादा पैमाने पे है। ये अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में काम करे और ब्लॉक से लेकर इकाई और ग्रामीण स्तर तक इसका कार्य ये यहाँ तक लाभ पहुंचना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, बच्चों के अंदर जो आज नशे की प्रवृत्ति अब बढ़ रही है, वो है नैतिक शिक्षा का अभाव। पाश्चात्य जो हमारी सभ्यता है उसकी तरफ जो लगातार भाग रहे हैं हम, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके लिए हमें स्कूल से लेकर हमें अपने घरों तक इस बात को देखना होगा कि स्कूल के अंदर टीचर और घर के अंदर माँ बाप बच्चे के पूरे क्रियाकलाप को देखें, बारीकी से देखें, उसके संगत को देखें और उसके हाव भाव को देखकर उनको अंदाज लगा लेना चाहिए कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। अगर बच्चे के पालक को ये पता नहीं चल पाया कि वो बच्चा हमारा नशे का गुलाम होता जा रहा है, नशे की तरफ चला गया है, तो मैं समझता हूँ पालक का भी इसमें दोष है। और जहां तक मुझे जानकारी है, हम लोग जब पढ़ा करते थे स्कूलों में, तो एक नैतिक शिक्षा का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, क्लास हुआ करती थी, और नैतिक शिक्षा परम आवश्यक था स्कूलों के अंदर। आज आपने देखा होगा कि हमारी जो शिक्षा में सुधार हो रहा है, और ये शिक्षा में सुधार के नाम पर जिस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता को लादा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है कि हम नैतिक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों के मन में हमारे देश की संस्कृति, हमारे परिवार की संस्कृति, हमारे समाज की संस्कृति ये विलुप्त होती जा रही है और हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, जो हमें विनाश की तरफ ले जा रहा है। और हमें इस देश की गरिमा में जो संस्कृति थी वो जब तक जीवित थी, हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे जो नौजवान साथी इस नशे के गुलामी से बचे हुए थे। आज पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौड़ ने युवाओं से लेकर बच्चों तक को नशे की तरफ लगातार प्रेरित किया है। मेरा ऐसा मानना है। जी डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में और मतलब जो आपने बताया, आपने बोला, इस बारे में कुछ मेरे को याद आ गया, तो इस वजह से मैंने बीच में आपको रोक के जी बताइए। ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है। डॉक्टरों के लिए जो टेक्स्ट बुक आती है उसमें लिखा है, जैसे आप बताए ना, माता पिता का नियंत्रण, वो ये स्टैटिस्टिक्स है। जिस घर में माता पिता बच्चे पे ध्यान कम देते हैं, उस बच्चे के आगे चल के गलत संस्कृति में पढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नशे करने वाले हैं, इसके नशे के बाद जो है जो इसके शरीर में क्या इसका असर पड़ता है, या शरीर के किस अंगों को ये नशा जो है ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश करेंगे। देखिए, शरीर में तो इसका शरीर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से
अपन सबको लें, तीनों को लें, तो इस सब चीज़ में इसका बहुत असर होता है। और तीनों स्तर में ये धीरे धीरे शुरू होता है और बढ़ते तक ये सोच लो कि जो है वो नरक जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। शुरू करें अपन शरीर से। शरीर में ये शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं होगा जिसमें नुकसान नहीं होता है। सबसे पहले तो दिमाग में एक सेंटर होता है हमारा नशे के लिए, उस सेंटर में जाके ये काम करता है। उसके बाद जो है ज़्यादा जब नशा होने लगता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। फिर क्या है, ये लीवर में नुकसान करता है, किडनी में नुकसान करता है। इसके बाद अलग अलग तरह की बीमारियां भी होती हैं, जैसे इसमें जो है टीबी की बीमारी होती है, HIV एड्स की जो होता है, HIV एड्स के लिए बहुत ज़्यादा इसमें जो है इसका सहयोग है। इंजेक्शन जो करते हैं, नशा करते हैं, ये इंजेक्शन जो सिरिंज जो बोलते हैं हम लोग, तो एक सिरिंज से इन लोग कई लोग लगाते हैं इंजेक्शन, ये लगाते थे मान लीजिए। एक सिरिंज से, उसी सिरिंज से अगर कोई एक आदमी लगाया, इंजेक्शन भर के दूसरी सिरिंज में लगाया, तो एक इंजेक्शन में एक आदमी के खून में, अगर वो पहले वाले के खून में अगर HIV एड्स के कीटाणु हैं, अगर उसको बीमारी है, तो दूसरे को उसके पहुंच जाने के और फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, HIV की बात आई है तो मैं इसी के साथ में बता दूं, ये नशे के बाद आदमी क्या करता है क्या नहीं करता है। जब बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है तो उसको होश नहीं रहता है। किसी भी नशे के बाद में आदमी को सेक्स की इच्छा होती है, जरूरत होती है, कोई भी नशा हो। तो उस स्थिति में अगर सुरक्षित सेक्स, सुरक्षित यौन संबंध नहीं बना रहा है वो, भाई अपने घर में बना लिया तो ठीक है, बाकी दूसरों से अगर सुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाया, परहेज नहीं किया, तो एड्स सबसे ज़्यादा उसमें फैलने के चांसेस रहते हैं। तो नशे के से संबंधित ये एड्स फैलने का बहुत ज़्यादा इसमें वो है। अच्छा, तो उस एस्पेक्ट को छोड़ दें अपन। तो ये तो शारीरिक हो गया। मानसिक रूप से आदमी जो है बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि मजबूरी हो जाती है उसको। अब वो इंजेक्शन जो लगाता है वो मजे के लिए नहीं लगाता है, जी। और सिर्फ मानसिक नहीं, उसके मन में इच्छा होती है, ऐसा नहीं, उसको शारीरिक तकलीफ होने लगती है, जिसको हम लोग विड्रॉल बोलते हैं। अगर वो नशे के लिए उसका आदी हो गया है शरीर, तो शरीर की जरूरत हो जाती है। जैसे अपने को पानी पीने के लिए इच्छा होती है और पानी जो है प्यास लगती है, तो पानी पीना मजबूरी हो जाती है हमारी। ऐसे जो नशा करने वाले हैं उनको नशा लेना मजबूरी हो जाती है, और नशा जब बंद हो गया तो शरीर में तकलीफ होती है। आदमी मन से कितनों सोच ले कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मगर शरीर साथ नहीं देती, शरीर को तकलीफ होने लगती है। जैसे इंजेक्शन लगा के जो नशा करते हैं, हाथ पैर में उनको ऐंठन होने लग जाएगी, बेहिसाब दर्द होगा, इतना है कि वो जो है सहन नहीं कर पाएगा, और भी कई तरह की तकलीफ होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो तकलीफ हैं, ये नशा को बार बार लेने के लिए उसके लिए आदमी को प्रेरित करती हैं, उसको उत्साहित करती हैं, उसको लेना मजबूरी हो जाती है। तीसरा अपन करें सामाजिक की बात करें। समाज में एक बात अगर कोई ये कह दे, वो मालूम पड़ जाए कि फला लड़का नशा करता है या फला नशा करता है, तो उसको हर लोग एक तिरस्कृत दृष्टि से देखने लग जाते हैं। घर वाले भी जो है उसको एक तरह से जो है समाज से बाहर करते हैं, उसको अपने घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम में नहीं ले जाएंगे, घर में कोई फंक्शन हो तो सोचेंगे कि ये दूर रहे। एक छोटा सा उदाहरण, अगर सब्जी भी लेने जाना है तो उसके हाथ में पैसे नहीं देंगे, ये पैसे दे देंगे तो जाके नशा कर लेगा। तो इस तरह से समाज से, घर से, समाज से सब तरह से बहिष्कृत हो जाता है, उसके मन में जो है ग्लानि आ जाती है। तो ये जो है हर तरह से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये सब तरह से उसको नुकसान करती है। जी अहमद जी, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि नशे से कितने सारे नुकसान हैं, इन सब के बावजूद आखिर क्यों परहेज नहीं करते लोग, लगता है? देखिए, जब डॉक्टर साहब ने बताया कि नशा करने वाला व्यक्ति पहले तो वो शौक में इसको अपना लेता है, मगर बाद में जब वो आदी हो जाता है और उसका शरीर जब उस नशे को मांगने लगता है बार बार, तो वो चाहते हुए भी, चाहकर भी वो परहेज नहीं कर पाता, और फिर उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो नशा उसको चाहिए। तो हमें इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यह है कि हमें अगर इससे बचना है तो जिस तरीके से सरकार विज्ञापन देती है, डॉक्टर्स हमें बताते हैं, और हमें जो समाज बताता है कि नशा से घर परिवार बर्बाद हो जाता है, बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते हैं बोर्डों पे, हमें उनको पढ़ के और उन पे गौर करना चाहिए कि आखिर इतने सारे लोगों ने जब इस बात को कहा है
कि नशा नुकसानदेह की चीज है तो हमें उसके करीब ही नहीं जाना चाहिए। मगर जब जो इसके पास चला गया और जो नशे में शामिल हो गया, फिर उसका बचना मुश्किल है, वो नशा का गुलाम हो जाता है और नशा से बचना उसके लिए संभव नहीं है। जी डॉक्टर साहब बताइए, आमतौर पे जो नशा करने वाले लोग हैं वो लोग किन किन बीमारियों से ग्रसित होते हैं? ये उनको कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? ये लीवर की बीमारी से ग्रसित होते हैं, फेफड़े के ले लें अपन तो टीबी से होते हैं, HIV एड्स होता है। उसके बाद आगे चल के शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनको नहीं हो सकती, क्योंकि उनका खाने पीने का असर, खाने पीने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से उनमें जो है रोधक क्षमता जो होती है, जो रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से एक तरह से वो जो है माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, माने कुपोषित हो जाते हैं। उसके बाद उनको शरीर की कोई ऐसी अंग नहीं है जो उनको बीमार नहीं करे। अच्छा, ये नशे के रोकथाम के लिए आप OST सेंटर का संचालन कर रहे हैं। नशे के रोकथाम के लिए OST सेंटर की क्या भूमिका है? अब तक कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, या फिर वो OST सेंटर किस तरह काम करता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को प्रकाश करेगा। देखिए, OST सेंटर का पूरा फॉर्म है ओपियाइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी। OST सेंटर ये पूरे देश में चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में हम लोगों का OST सेंटर काम करता है। ये जो इंजेक्शन लगा के नशा करते हैं, ये ओपीएम बोलते हैं, ओपीएम और ओपियाइड ये उसमें होते हैं, जो 4-in इंजेक्शन यहाँ आमतौर पे जो होता है। तो वो ओपियाइड जो उन लोग नशा करते हैं, ओपियाइड जो शरीर में लगाते हैं, उसको हम लोग ओपियाइड को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसी को ओपियाइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी है। ये सब्स्टिट्यूट करना माने इंजेक्शन से जो उनको शरीर में नशा होता है उसको हम दवाई से देते हैं। मतलब ये नहीं कि उनको नशा देते हैं, ये थोड़ा सा मैं बाद में और इस बारे में बोलूँगा। ये OST सेंटर यहाँ खुले हुए 2 साल हो गया। 1 जुलाई 2013 को खुला था। जब खुला उस वक्त जो है सिर्फ पूरे स्टेट में, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई में भर वो एक सेंटर चल रहा था। ये जब खुला, जब हमारा दूसरा सेंटर हुआ, उसके बाद अभी 2-3 सेंटर खुल गए हैं और 2-3 सेंटर और खुलने हैं। ये कोरबा वासियों के लिए, इंजेक्शन लगाने वाले जो कोरबा में हैं, उनके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि OST सेंटर यहाँ खुल गया है और उनको इस कारण से OST की सुविधा मिल गई है। OST सेंटर में हम लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं उनको दवा देते हैं। दवा हमारे यहाँ के स्टाफ जो है वो पीस के उनके जीभ के नीचे में दवा रखती हैं। तो वो दवा उनके हाथ में भी नहीं दी जाती, उनको दवा छूने की इजाज़त नहीं है। कोरबा में एक NGO है शासन की तरफ से जो काम करती है। वो NGO के पास, उस NGO के पास जितने यहाँ इंजेक्शन लगाने वाले हैं, कहाँ इंजेक्शन लगाते हैं उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। कहाँ हॉटस्पॉट है, कितने लोग हैं, कौन कौन है, कितने लोग हैं, सबका पूरा लेखा जोखा है उनके पास। इनका पहले से रजिस्ट्रेशन है, वो पहले से काम कर रहे हैं इसमें। OST सेंटर अभी खुलने के पहले से भी काम कर रही है। तो उन लोग जो के पास जो रजिस्टर्ड हैं उनको समझा बुझा के, उनको मना के कि भाई इंजेक्शन खतरनाक चीज़ है, इंजेक्शन के बदले में आपको जो है दूसरी चीज़ देंगे और इंजेक्शन का नशा, इंजेक्शन ये छूट जाएगा आपका, ऐसा समझा बुझा के उन लोग हमारे यहाँ सेंटर में लाते हैं। ये सेंटर जिला चिकित्सालय में ही संचालित है। ऊपर पहले मंजिल में 107 और 108 नंबर कमरे में संचालित है। हम लोग 4 स्टाफ मेंबर हैं OST सेंटर में। मैं डॉक्टर हूँ, एक काउंसलर है हमारे यहाँ, एक स्टाफ नर्स है हमारे यहाँ और एक डाटा मैनेजर है। तो जब उन लोग वहाँ से अपना समझा बुझा के मना के लाते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले काउंसलर उनकी काउंसलिंग करते हैं। वो उनसे पूछताछ करके जो फॉर्मेलिटी है उसमें वो करते हैं। फिर उसके बाद वो मेरे पास लेके आते हैं, जो मेरे को फॉर्मेलिटी हो मैं करता हूँ। और उनके और मेरे काउंसलिंग के बाद में अगर ये समझ में आता है हमको कि इसको ये OST सेंटर के लिए फिट है, OST जो है की जो दवाई है, इस दवाई का नाम ब्यूप्रीनोर्फिन है, तो उस दवाई के लिए इसको शुरू किया जा सकता है, तो फिर जो है उस दवाई को शुरू करते हैं। ये सेंटर खुले, जैसे मैंने बताया कि 1 जुलाई 2013 को खुला था। आज तारीख तक हमारे पास जो कुल क्लाइंट आए हैं, कुल जो नशे वाले आए हैं वो 211 लोग आए हैं। इसमें से जांच करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद हमने उनमें से 178 को ये पाया कि OST के लिए फिट है।
तो उनको 178 लोगों को दवाई चल रही है। इसमें से अब रोज सब नहीं आ पाते हैं, और हमारे यहाँ सेंटर में रोज दवाई खाने आना है। हमारा सेंटर 12 महीने में कभी भी 365 दिन खुलता है। ना हमारे यहाँ कोई दशहरे दिवाली की छुट्टी है, होली की छुट्टी होती है, ना कोई शासकीय दिवस में हमारे यहाँ बंद नहीं होता है, थोड़े कम समय के लिए खुलता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो नशे के जो आदि हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं 211 लोगों, क्या इनको प्रतिदिन आना है या कितने दिनों तक इनका इलाज जो है आप करेंगे, क्या है उसका? इनको प्रतिदिन आना है भाई। हम तो इनको ये पहले से ये मोटिवेट करके रखते हैं, समझा के रखते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप परहेज करो और जो है एक बार जब शुरू होती है तो ब्लड प्रेशर की दवाई कभी किसी को बंद भी हो जाती है, किसी को सब दिन चलता है। वैसी डायबिटीज़ है, वैसे ही आजकल थायराइड की प्रॉब्लम है, तो किसी को दवाई बंद हो जाती है, किसी को नहीं हो पाती है, तो उसको बहुत लंबे समय तक लेना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों को सब दिन लेना पड़े। तो ऐसा ओएसटी सेंटर का भी है। ये भी एक तरह की बीमारी है, मानसिक और शारीरिक बीमारी है। तो उनको ये समझाया जाता है कि साल भर तो कम से कम दवाई लेना होता है उनको। साल भर पहले हम बंद करने की या कम करने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो गवर्नमेंट का ये सर्कुलर है, गवर्नमेंट का जो नियम कानून आते हैं उसमें है ये। क्योंकि ऐसा कई बार कई तरह से रिसर्च होने के बाद ये देखा गया कि साल भर जो दवाई खा लिया उसको फिर उसके शरीर में मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से उसकी इंजेक्शन की लत खत्म हो सकती है, और उसके बाद दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ सेंटर में जिन्होंने साल भर से दवाई ले ली है, कुछ लोगों का बंद हो गया है, धीरे धीरे कम करके बंद हो गया है। आज की तारीख में न वो इंजेक्शन लगाते हैं न गोली खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दवाई बंद करते करते में हमको ऐसा लगा, उसको ऐसा लगा कि नहीं अब ये कम दवाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे को दवाई बढ़ा के दीजिए और मेरा दवाई कम नहीं कीजिए, तो उनको हमने फिर से ओएसटी में डाल दिया। कुछ लोग ऐसे हैं, गिने चुने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओएसटी में दवाई धीरे धीरे कम करके बंद कर दी, और 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद फिर से इंजेक्शन लगाना चालू कर दिया। तो फिर से हमारे पास आए हैं, उनको हमने फिर से ओएसटी शुरू किया है। जी अहमद जी, जो डॉक्टर साहब ने जो बताया है, जो उपाय बताए हैं, साल भर आना पड़ेगा या फिर कुछ लंबा समय तक उनका इलाज चल, क्या आप इससे सहमत हैं या फिर आपके पास कोई और उपाय है या इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है सरकार को? देखिए, सरकार की नीति तो अभी उतनी कारगर नज़र नहीं आ रही जितना जिस पैमाने पे नशे के लोग, नशा करने वाले लोग बढ़े हैं, उस पैमाने पे सरकार का कोई कदम कारगर नज़र नहीं आ रहा। सर ने बताया कि ओएसटी सेंटर इंजेक्शन जो लेते हैं उनके लिए है। अभी समाज के अंदर आपने देखा होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग बाहर में जाकर बोनफिक्स और कई आयोडेक्स और कई टाइप के नशे को ले रहे हैं। गांजा हो गया, शराब हो गया और इस भांग, इस टाइप के और दुनिया भर के नशे हैं जो समाज के अंदर व्याप्त हैं। इन समाज के नशे के लत को दूर करने के लिए ओएसटी सेंटर पर्याप्त नहीं है, वो सिर्फ इंजेक्शन लेने वाले लोगों के लिए ही है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। अभी जो हालात हैं, ये हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, सरकार को तत्काल इस पर कोई ना कोई अच्छा कड़ा कदम उठाना चाहिए और उसको, इस सेंटर को बढ़ाना चाहिए और इसमें हर प्रकार के नशा करने वाले लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जरूरी जो दवाइयों के माध्यम से इलाज करने से ज़्यादा जरूरी उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। और ये काम करने के लिए भी जो एनजीओज हैं, जो सरकार की नीतियां, सरकार के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं और घर के लोग हैं, स्कूल के लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर बच्चों को इस बात के लिए जरूर बताएं कि नशा एक तो गलत है ही है, और जो नशे में लिप्त हो चुके हैं उनके लिए मानसिक रूप से वो मानसिक रोगी भी हो जाते हैं, उनको मानसिक रूप से समझाने की आवश्यकता है कि ये नशा से आप दूर हो। जितना ज्यादा उनके अंदर आत्मबल होगा, जितना ज्यादा वो इस नशा को छोड़ने के लिए अपने आप को खुद आगे लेके आएंगे, मैं समझता हूँ ये ज्यादा कारगर होगा और उसके साथ दवाइयाँ का असर तब जाके उनको जल्दी मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो आप इंजेक्शन की बात छोड़ दें तो अभी टेबलेट का भी दौर चला है। युवा जो है टेबलेट का सेवन करते हैं और नशे करते हैं। अब इन पे कैसे रोक लग पाएगी, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए देखिए, हमारे सेंटर में तो सिर्फ जो इंजेक्शन लगा के नशा करते हैं उन्हीं के लिए है। जो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, दूसरे जो है नशा करते हैं, उनके लिए हमारे सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए हमारे यहाँ एक जो है मानसिक चिकित्सालय भी खुला हुआ है, अभी मुख्यमंत्री की उससे खुला हुआ है, तो वो वहाँ कुछ हद तक वहाँ भी उनको राहत मिल सकती है।
और नहीं तो मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में, रायपुर में, या और ऊपर की बात करें अपन तो दिल्ली के एम्स में, ऐसी सरकारी जगह में भी कई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जहां सिर्फ इंजेक्शन नहीं, सब हर तरह के नशा मुक्ति का इलाज है। प्राइवेट भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, रायपुर में भी हैं, जहां ये नशा के हर तरह के नशे की मुक्ति के लिए उनके पास व्यवस्था है। अहमद जी, नशे के बाद जो आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? अभी कुछ दिनों पहले जैसे आपने देखा होगा कि कोरबा के ही मेडिकल संचालक के यहाँ से भारी मात्रा में नशीली दवाइयों का जब्ती बनाई पुलिस ने। तो क्या कहते हैं, आपका क्या राय है इसमें? पुलिस को कितना नशे को रोकथाम में पुलिस का क्या योगदान होना चाहिए? देखिए, सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पुलिस डिपार्टमेंट, और पुलिस डिपार्टमेंट का काम है समाज की बुराइयों को रोकना, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। नशा भी एक सामाजिक बुराई है, और इस बुराई को रोकने में पुलिस को जितना एफर्ट करना चाहिए, जितना अपना समय और ताकत लगानी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट, मैं तो ये कहूँगा कि इस दिशा में पूर्ण रूप से उदासीन है, और बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को ये अच्छी तरीके से पता है किस जगह पे गांजा बिकता है, किस दुकानों में नशे की दवाइयाँ बिकती हैं, किन जगह पे नशे के एम्पुल बिक रहे हैं, कौन कौन इसका उपयोग कर रहा है। और पुलिस डिपार्टमेंट आंख बंद करके जब आगे आती है, जब कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर में छापा पड़ा तो ड्रग इंस्पेक्टर इनके साथ था। ड्रग इंस्पेक्टर ने ड्रग जो डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोलर होगा, ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, ये भी उदासीन है अपने कामों के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट को भी उदासीन है। गांजा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, उसका ना तो कहीं कोई दुकानें में है, ना कहीं पर वो सरकारी रूप से मिल सकता है। मगर आपको पता होगा कि गांजा आप हर गली मोहल्ले में, कोरबा जिला के हर गली मोहल्ले में आपको गांजा उपलब्ध है, और ये बात पुलिस को भी पता है। पुलिस के पता होने के बावजूद अगर ये नहीं रुक रहा है तो मैं समझता हूं पुलिस डिपार्टमेंट की जरूर गलती है इसमें, और पुलिस डिपार्टमेंट को इसके लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल कदम उठाने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को। अपराधों में अधिकतर जो है नशे के वजह से ही लोग अपराध करते हैं। डॉक्टर साहब, अब तक कितने लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा के जरिए लाभ मिल चुका है या नशा मुक्त हो चुके हैं? इसकी कुछ है आंकड़े आपके पास? देखिए, जितने लोगों को हमने शुरू किया है, 178 लोगों को जो दवा शुरू की है, इनको तो फायदा हुआ ही है। और थोड़ा सा हट के मैं ये और बता देना चाहता हूँ जो फायदा, कैसा फायदा हुआ है। जी, जैसे कुछ लोग एक सबसे ज्यादा जो गोली जो हम जिसको दे रहे हैं, तो ये सब गुप्त रहता है हमारे यहाँ, इस वजह से नाम वगैरह तो बताऊंगा नहीं मैं। जी, जी। उसकी उम्र जो है 26 साल उम्र है। जी। वो पिछले 10 साल से नशा कर रहा है। जी। मैंने 16 साल की उम्र से नशा कर रहा है, और ये आया है अभी फरवरी से उसका इलाज चालू हुआ है हमारे यहाँ। तो फरवरी में जब आया हमारे पास, ये 18 से 20 इंजेक्शन रोज लगाता था। एक बार में 4 इंजेक्शन, 5 इंजेक्शन, 6 इंजेक्शन, और दिन भर में 3 बार 4 बार ये इंजेक्शन लगाता था। तो आज हमारे यहाँ वो है। तो ये सोच लीजिए, ये बहुत महंगा नशा है, महंगा है ये। जो दवाई बाजार में जितने दाम में मिलती है उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज्यादा दाम में ये इन लोग को मिलता है। जी, जी। तो जितना इन लोग कमाते हैं वो उससे ज्यादा खर्चा करते हैं। अब उसके लिए अगर नहीं कमाते हैं तो माँ बाप को परेशान करते हैं, माँ बाप से पैसा लेते हैं। माँ बाप अगर पैसा देने में मना करते हैं तो उनको धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। जबरदस्ती जहाँ पैसा रखा है वहाँ से जबरदस्ती पैसा चोरी कर लेते हैं, उनके सामने से उठा के ले जाते हैं, या चोरी कर लेते हैं जब वो नहीं रहते हैं, जब ले जाते हैं। माने नशा के लिए पैसे उनको ऐन कैन प्रकार चाहिए। अगर घर से नहीं मिला तो बाहर से, घर से नहीं मिला तो दूसरे कहीं से और व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि नशा उनको शारीरिक और मानसिक दोनों, उनको नशा चाहिए उनके शरीर को। जी। तो एक चीज ये हो गया। और दूसरा चीज, नशा करने के बाद जब नशा ज्यादा हो जाता है तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। तो वो हर तरह से गलत रास्ते में जाने के लिए वो तैयार रहते हैं। बाद में उनको ये लगता है कि हाँ गलत हुआ, मगर उस समय नशे की हालत में वो जो है बहुत इसमें गलत काम में पड़ जाते हैं। अच्छा, जो फायदे की बात कर रहे हैं तो अपन संख्या पे ज्यादा न जाए। अगर मेरा ये मानना है कि मेरे सेंटर से, मेरे यहाँ से अगर एक आदमी को ये कहा कि, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसा ही इंजेक्शन एक जो है 8 एम्पूल 10 एम्पूल इंजेक्शन लगा रहा है, वो जो उसका चेहरे का रंग उतर गया है, बिल्कुल पतला दुबला हो गया है, वजन कम हो गया है, घर में कोई बात नहीं करता है, कोई मोटरसाइकिल की चाबी नहीं देता है, उसको मोटरसाइकिल बेच खाएगा। आज दवा लेने के बाद जब उससे पूछ में इन लोगों से हर जैसे ऐसा इनको है, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कब किससे मिलना है ये बराबर तय है उसमें। इन लोग से हम लोग रेगुलर
जो शासकीय जो नियम कानून है उस हिसाब से हफ्ते में 15 दिन में महीने में इन लोगों से रेगुलर जब सेंटर में दवाई खाने आते हैं तो मेरे से काउंसलिंग करते हैं, मैं फॉलोअप करता हूँ। तो उस समय एक से मैंने ऐसी पूछा कि भाई तुम जो है अभी 6 महीने से दवाई दे रहे हो, नशा के नाम में जो है इंजेक्शन नहीं लगा रहे हो, सिर्फ यहाँ गोली खा रहे हो, तो तुमको क्या फ़ायदा हुआ? बोले बहुत फ़ायदा हुआ है सर। मैंने कहा बहुत फ़ायदा से क्या मतलब है तुम्हारा? जी। तो बोलता है कि मेरे पिताजी को जो पेंशन मिलती थी वो भी मैं ख़त्म कर डालता था, बैंक से वो भी निकाल लेता था फर्जी दस्तखत करके, मैं जो कमाता था वो तो लग ही जाता था, उसके बाद अगर ज़रूरत होती थी तो किसी न किसी गलत काम में पड़ जाता था। आज उसमें क्या बदलाव हुआ है? जब मैंने पूछा कि आज उसमें क्या बदलाव हुआ है, उसने कहा मैंने अपने पिताजी को कह दिया है कि पिताजी आपको अपने पेंशन की 1 पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बैंक में रहने दीजिए उस पेंशन के पैसे को, मैं जितना कमाता हूँ सर मैं उसी से घर का खर्चा चलाता हूँ और कुछ बचा भी लेता हूँ। तो एक रोजी रोटी कमाने के लिए कोई पता कर रहा है, कोई कर रहा है, इस ग्रेड का है। तो उससे मैंने पूछा कि भाई ये तो गोपनीय कमरा है, इसमें तो कोई किसी को मालूम नहीं पड़ना है, तुम कैसे मतलब बोल रहे हो कि कितना पैसा बचा लिए? बोले सर 6 महीने में मेरे बैंक में 60,000 रुपये जमा हो गया है। तो ऐसा कोई एक आदमी भी बोलता है तो संतुष्टि होती है कि चलो सेंटर किसी के लिए कुछ काम। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जी, कुल मिलाकर मतलब नशे से अगर एक व्यक्ति भी अगर छूट जाता है तो आप सफल हो गए। जी मेरा ये जी। तनवीर जी ये बताइए, युवा नेता होने के नाते, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के नाते अब तक आपने नशे से मुक्ति के लिए क्या कदम उठाए थे या आगे आप क्या कदम उठाएंगे? इतनी सारी जानकारियां आपको प्राप्त हुई डॉक्टर साहब के साथ। देखिए, मैं तो हमेशा विरोधी रहा हूँ कि युवाओं को नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये युवा को नशा उनकी प्रतिभाओं को ख़त्म कर देता है। मैं हमेशा उनकी काउंसलिंग करते रहता हूँ, उनको समझाता रहता हूँ। मैंने अभी एक NGO बनाया है होप करके, और इस NGO के माध्यम से मैं इसको अपने इस काम को व्यापक पैमाने पर करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को जाके हम लोग समझा सकें, बुझा सकें, और उनको जो समाज उपेक्षित करके रखता है, उनको तिरस्कृत करके रखता है, उनको हम तिरस्कार से बचा के उनको फिर से हम सम्मानजनक समाज के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। और युवाओं को हम इसके लिए हमारे पास तो कोई मेडिसिन नहीं है, अगर कोई ऐसा हमें जहाँ आवश्यकता होगी डॉक्टर साहब की या इस टाइप के जो भी सेंटर होंगे उनसे मदद लेंगे और उनको मानसिक रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम अगर ईमानदारी से अपने काम को करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर पूरे समाज की, पूरे देश की और पूरे लोगों की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस नशे के कुचक्कर से दूर हों और युवाओं को जो नशे के कुचक्कर में फंसे हुए उनको भी दूर करने की कोशिश करें। आपके सामने जो भविष्य है उस भविष्य को देखते हुए आप आज ही इस नशे की लत को दूर होकर अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, और आप अगर नशे के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपका जो भविष्य खराब होगा ही, आपके साथ आपके परिवार वालों का जो अपेक्षाएं हैं उस पर भी कुठाराघात होगा, और आपका पूरा का पूरा परिवार एक परेशानी में फंसेगा। इसलिए हमें आवश्यक है कि अगर कुंठा हमारे मन में है, हमें काम नहीं मिल पा रहा है, हम जो चाहते हैं मन में करना हम कर नहीं पा रहे हैं, तो अपनी कुंठा को सकारात्मक रूप से बदलाव करें। और अगर काम हम पूरा नहीं कर पाते, थोड़ा ही कर पाते हैं, जरूर करें, समय का इंतजार करें, समय आपका अच्छा जरूर आएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुंठित होकर अपने भविष्य को खराब करें। आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया। मैं चाहूँगा कि BTV ऐसे कार्यक्रमों को और ज़्यादा विस्तार से करती रहे और ज़्यादा अनुभवी लोगों को लाकर लोगों के सामने बताने की कोशिश करें, ताकि समाज के अंदर जो नशा का जो प्रकोप है ये धीरे धीरे जब खत्म हो, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद अहमद जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते ये बता दीजिए, जो नशे की जद में जो लोग शामिल हो गए हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जैसा अहमद जी ने बताया, युवा वर्ग ही सबसे ज़्यादा नशे के लत में पड़ता है। मेरे यहाँ भी जो 178-177 जो रजिस्टर हैं उसमें से 99% 18 साल से लेके 25 साल, 26 साल, 27 साल के बीच के हैं। और ये तो अपने देश के भविष्य हैं ये, तो इनको तो संभालना, इनको जो है नशे से दूर करना, इनको देश के लिए अच्छे नागरिक बनाना, ये तो हम सबका कर्तव्य है। जी जी। सबके कर्तव्य का ये कहने का मतलब ये है कि घर में माँ बाप हैं, दोस्त यार हैं,
स्कूल अगर जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ जो है उनके शिक्षक लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो कोई भी नशा करता हो इंजेक्शन के माध्यम से, उसके लिए तो मेरे पास हमारे सेंटर में, जिला चिकित्सालय में, ओएसडी सेंटर में 100% उसका इलाज है। 100% हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो जो भी ऐसा कोई नशा करने वाला है तो उसको जो है आप ओएसडी सेंटर में, जैसे मैंने बताया 107, 108 नंबर में जिला चिकित्सालय के प्रथम तल में ये सेंटर सुचालित है, तो वहाँ लेके आएँ। किसी प्रकार से और भी किसी प्रकार का नशा हो तो उसके लिए आप मेरे पास लेके आएँ, न भेजें, तो मैं हर तरह से उनके अपने लेवल में जो हो सकता है मैं उनकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की युवाओं के बढ़ते नशे की लत को लेकर। नशे के शौक के कारण इनसे संबंधित निवारण की तकनीक से आपको डॉक्टर साहब ने अवगत करा दिया है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नई विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे, एक नए शख्सियत के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए आप BTV इनसाइड न्यूज़ के साथ।